नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए दोस्तों जीके के अत्यंत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप 30 के 30 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला ही प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। आपको हर प्रश्न का कमेंट में जवाब देना है और आपको अंत में ये जरूर बताना है कि आपने 30 में कितने सही आंसर किए हैं। बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। 1914 में, 1917 में, 1920 में या 1949 में। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये प्रश्न आपको 100% देखने को मिले, इसलिए बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। स्कंदगुप्त ने, अशोक ने, कुमारगुप्त ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है तीसरा इज द राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न है कि नेहरू ट्रॉफी खेल किस खेल से संबंधित है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा। और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि नेहरू ट्रॉफी खेल किस खेल से संबंधित है। बताइए, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या पोलो से। बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी खेल हॉकी से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तुरंत देर किए रफ कॉपी में नोट कर लीजिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। बताइए। 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाने वाला है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। बताइए, महानदी, गोदावरी, तप्ती या कावेरी। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर तप्ती नदी अपने मुहाने पर कभी भी डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी जो तीनों नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन तप्ती नदी हमारी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 5वें नंबर का प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये प्रश्न आपको 100% देखने को मिले। और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा रचित पुस्तक का नाम है इंडिया विंग्स फ्रीडम, बम्बई टाइम्स, युगांतर या इंडिया स्ट्रगल। बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? इंडियन स्ट्रगल, इसलिए चौथा इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 6वें नंबर का प्रश्न है कि लेप्चा आदिवासी किस राज्य के निवासी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह आरआरबी, जी हाँ दोस्तों, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। रेलवे ग्रुप डी 2014 में पूछा गया था यह प्रश्न कि लेप्चा आदिवासी किस राज्य के निवासी हैं। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम कमेंट बॉक्स में। बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है, आपको 30 के 30 प्रश्न देखने हैं और आपको उनके जवाब जरूर देने हैं कमेंट बॉक्स में। आपको हो सकता है कि इसमें से कई ऐसे प्रश्न होंगे जिनके जवाब आपको मालूम होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में जवाब नहीं देते हैं। आप कमेंट में जवाब दीजिए और बताइए कि लेप्चा आदिवासी किस राज्य के निवासी हैं। सिक्किम, मणिपुर राज्य के, नागालैंड या केरल। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर लेप्चा आदिवासी किस राज्य के निवासी हैं? सिक्किम राज्य के निवासी हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 7वें नंबर का प्रश्न है कि जापान की राजधानी। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये वीडियो, जी हाँ दोस्तों, वीडियो 2018 के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये प्रश्न दोहराया जाए। और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि जापान की राजधानी है। बताइए, टोक्यो, नाकासाकी, ओसाका, योकोहामा। बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में यह प्रश्न दोहराया गया है। 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन दिवस से ना पूछे जाएं। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आज हम आपके लिए केवल वही प्रश्न लेकर आए हैं जो या तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे वाले एग्जाम में या जिस एग्जाम में आप आगे बैठने वाले हैं 100% उनमें पूछे जाने की संभावना है इन प्रश्नों की। बताइए कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 4 जुलाई को,
4 मार्च को या 10 दिसंबर को? बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसका आंसर मालूम होगा। फटाक से कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 सितंबर को, 15 जनवरी को या 1 मई को? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तुरंत नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला और 10वें नंबर का प्रश्न संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको बिना देर किए तुरंत अभी नोट कर लीजिए रफ कॉपी में। 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में एक प्रश्न आपको संविधान से देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपके अगले पेपर में संविधान से रिलेटेड यही प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी होता है? बताइए। 3 महीने तक, 1 वर्ष तक, 6 महीने तक या अपरिमित समय अवधि तक? बताइए कि राष्ट्रपति जो कोई अध्यादेश लाता है, राष्ट्रपति कोई, तो अध्यादेश उसका कितने समय तक प्रभावी होता है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, 6 महीने तक। राष्ट्रपति यदि कोई अध्यादेश जारी करता है तो उसका अध्यादेश जो है 6 महीने तक प्रभावी रहता है। 1.5 से 6 महीने तक, 1.5 से 6 महीने तक अध्यादेश उसका प्रभावी रहता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि विक्टोरिया झील किस महादेश में स्थित है? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। यह हरियाणा पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया था कि विक्टोरिया झील किस महादेश में स्थित है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, बताइए, अफ्रीका में या एशिया में? बताइए कि विक्टोरिया झील किस महादेश में स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको बिना देर किए तुरंत नोट कर लीजिए। दिया है दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। विक्टोरिया झील हमारा अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बंबई क्रॉनिकल अखबार की शुरुआत किसने की थी? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि बंबई क्रॉनिकल अखबार की शुरुआत किसने की थी? नाना शंकर सेठ ने, दादा भाई नौरोजी ने, फिरोज शाह मेहता ने या इनमें से किसी भी नहीं? बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। फिरोज शाह मेहता ने बंबई क्रॉनिकल अखबार की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, 100% आपके अगले एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट, आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यदि कोई भी हमारा बताया गया प्रश्न आपसे छूटने ना पाए एग्जाम में, अगले एग्जाम में आप 100% इस प्रश्न को करके आए। बताइए कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में, रुकड़ी में, हैदराबाद में या वाराणसी में? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान हमारा रुकड़ी में, उत्तराखंड रुकड़ी में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि इसी में प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, यदि राज्यों के नाम दिए जाएंगे तो आप इसमें उत्तराखंड चुनेंगे। यदि उत्तराखंड में किसी जगह का नाम नहीं तो उत्तराखंड के रुकड़ी में स्थित है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान उत्तराखंड के रुकड़ी में स्थित है। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न बन चुका है, कई एग्जामों में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। इसलिए यदि आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाए तो 100% आप करके आए, आपसे छूटने ना पाए। बताइए कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, समतल दर्पण का या इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है? बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? 100% आपको इसका आंसर मालूम होगा, 100% आपको इसका आंसर मालूम है। आप जरूर कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। 100% जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक बार कमेंट जरूर करना है और सिलेक्शन 2024 जरूर लिखना है कमेंट में। बताइए कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? बाबर, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। बाबर, औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? शाहजहां था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि बर्फ का पानी में बदलना एक प्रकार का परिवर्तन है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने कई एग्जामों में इस प्रश्न को देखा, इसलिए इस प्रश्न को आपको मैं वीडियो में लेकर आया हूं। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि बर्फ का पानी में बदलना एक प्रकार का परिवर्तन है। बताइए, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या आयनिक परिवर्तन है या इनमें से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है? बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। बर्फ का पानी में बदलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया था। 100% आपके अगले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाने वाला है और 100% आपको भी यह आंसर मालूम होगा, इसलिए कमेंट करके बताइए कि ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया था। 1922 में, 1925 में, 1935 में या 1942 में, बताइए। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पारित किया था। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज जो मैं वीडियो बनाता हूं आपके पास बिना रुकावट पहुंच सके, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह रेलवे ग्रुप डी, जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है कि विक्टोरिया स्मारक कहाँ स्थित है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको 100% रफ कॉपी में नोट कर लेना है इस प्रश्न को। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये प्रश्न 100% पूछा जाए कि विक्टोरिया स्मारक कहाँ स्थित है, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में, बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। विक्टोरिया स्मारक हमारा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि किस राष्ट्र के पास अलिखित संविधान है। 100% आपको इसका आंसर मालूम है। 100% आप इसको कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है कि किस राष्ट्र के पास अलिखित संविधान है, बताइए। यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी या भारत। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। किस राष्ट्र के पास अलिखित संविधान है? इंग्लैंड। इंग्लैंड के पास उसका खुद का कोई लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है उसके पास। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है कि आप बताइए कि भारत का कौन सा संविधान है, लिखित संविधान है या अलिखित। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक दूसरे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, इसलिए आपको इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लेना। यदि आपको इसका आंसर मालूम हो कमेंट करके बताइए कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है, बताइए। कुंडग्राम में, पावा में, पावापुरी में या इनमें से कहीं भी नहीं, बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, कुंडग्राम में। वह महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, वैशाली के निकट कुंड नामक ग्राम में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित हाइड्रोजनों में किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में दोहराया गया है, बेहद ही इंपॉर्टेंट। आप इसको तुरंत कॉपी में नोट कर लीजिए और बताइए कि निम्नलिखित हाइड्रोजनों में किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है। आयोडीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या फ्लोरीन का, बताइए। विज्ञान, जी हाँ दोस्तों, विज्ञान का ये रिलेटेड प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि निम्नलिखित हाइड्रोजनों में किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, आयोडीन का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। बताइए कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। एम.जी. रानाडे, लोकमान्य तिलक, महर्षि बी.आर. शिंदे या महात्मा फूले, बताइए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा फूले थे। चलिए दोस्तों, हमारा अगला और 23वें नंबर का प्रश्न है कि सुधारक अखबार की शुरुआत किसने की थी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हम आपके लिए केवल वही प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो आपके अगले एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है या कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सुधारक अखबार की शुरुआत किसने की थी, बताइए। एम.जी. रानाडे ने, गोपाल जी अगरकर ने, पंडित रमाबाई ने या इनमें से किसी भी नहीं। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। सुधारक अखबार की शुरुआत गोपाल जी अगरकर ने की थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ आपके पास बिना रुकावट के पहुंच सकें। हमारा अगला और 24वें नंबर का प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गिर वन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आप इसको कमेंट करके जवाब दीजिए कि गिर वन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में, केरल में, गुजरात में या राजस्थान में, बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। गिर वन अभयारण्य गुजरात में स्थित है। इसमें क्या पाए जाते हैं? बब्बर शेर पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बब्बर शेर का अभयारण्य है। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में गिर वन अभयारण्य में बब्बर शेर पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि शीश महल कहाँ स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा। तुरंत आप इसको नोट कर लीजिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि शीश महल कहाँ स्थित है। दिल्ली में, लखनऊ में, उदयपुर में या आगरा में। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, आगरा में। शीश महल हमारा आगरा में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला और 26वें नंबर का प्रश्न है कि सूरत किस नदी के किनारे पर बसा है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि सूरत किस नदी के किनारे बसा है। तप्ती नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, माही नदी के किनारे या लूणी नदी के किनारे। बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा रफ कॉपी में। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। सूरत हमारा तप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। आपके लिए एक प्रश्न है कि आप बताइए कमेंट करके कि अयोध्या, जी हाँ दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा अगला और 27वें नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि उत्तर प्रदेश का फिरोजा, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ी कारखाने के लिए, रेशम के लिए या वस्त्र के लिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, चूड़ी कारखाने के लिए। फिरोजाबाद में अत्यधिक मात्रा में चूड़ियां बनती हैं, इसलिए हमारा उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद चूड़ी कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि ब्रुशमैन आदिवासी पाए जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि ब्रुशमैन आदिवासी पाए जाते हैं। बताइए, आटाकामा मरुस्थल में, गोभी मरुस्थल में, पोटागोनियन मरुस्थल में या कालाहारी मरुस्थल में। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, ब्रुशमैन आदिवासी कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में रिपब्लिकन पार्टी की नींव किसने रखी थी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलेगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन अब इस बार जब पूछा जाएगा तो 100% आप इसका आंसर करके आएंगे। बताइए कि भारत में रिपब्लिकन पार्टी की नींव किसने रखी थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, M.A. आजाद ने, S.A. डांगे ने या B.G. तिलक ने। बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, भीमराव अंबेडकर ने। भारत में रिपब्लिकन पार्टी की नींव किसने रखा था। भीमराव अंबेडकर ने रखा था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 30वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। बताइए कि निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। बताइए, वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश। बताइए। जी दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही कराई जाती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कराता। दोस्तों, आज का यह हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार साथियों।